प्रदान कर रहे हैं। इससे पूर्व आप आईआईएम लखनऊ तथा भारत के अनेक प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपके कुशल नेतृत्व में हजारों की संख्या में प्रशासनिक अधिकारी प्रशिक्षण ले चुके हैं। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत एथिक्स एंड मोरालिटी जैसे प्रतिष्ठित कोर्स को क्रियान्वित करने के लिए आपका महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं सर। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पद्म भूषण श्री राम बहादुर सर का भी हृदय भाव से धन्यवाद, हृदय भाव से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप वर्तमान समय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप पूर्व में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं और वर्तमान के प्रतिष्ठित हिंदी अखबार जनसत्ता और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के पूर्व संपादक रह चुके हैं। आपके निर्देशन में पंडित मदन मोहन मालवीय के संपूर्ण कार्य का संचालन और प्रसारण 2023 में प्रकाशित हो चुका है। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी अतिथियों का पुनः पुनः स्वागत। यह पत्रिका एक ऐसे युवा मन की पहल है जिसमें स्वप्न है, संवेदनाएं हैं, समाज एवं संस्कृति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है। सीमित संसाधनों के बावजूद और असीम विचारों के साथ आरंभ हुई यह यात्रा इस विश्वास पर आधारित है कि सृजन की कोई आयु नहीं होती। वह केवल साहस, दृष्टि और समर्पण मांगता है। इस पत्रिका के संपादक एवं प्रकाशक श्री सुमित राय जी से पत्रिका परिचय हेतु मैं सविनय अनुरोध करती हूँ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम। आज का यह पर्व अत्यंत ही शुभ पर्व है। सूर्य अपने मीन राशि में से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रही है, यानी 12 राशियां हैं। उन 12 राशियों में से प्रथम राशि मेष राशि है और अंतिम राशि मीन राशि है। इसी प्रकार से जो मैथिली नववर्ष है उसका यह प्रारंभ का दिन है, उड़िया नववर्ष है उसका भी प्रारंभ का दिन है और अपने पूर्वांचल के क्षेत्र में इसे ही सतुवान के नाम से जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर अचित चतुर्वेदी सर हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर एवं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर हिमांशु राय सर भी उपस्थित हैं और आदरणीय बाबूजी अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र राम बहादुर राय जी भी उपस्थित हैं। यह पत्रिका अनंत अनादि भारत अध्ययन केंद्र में जब हम हिंदू अध्ययन के विद्यार्थी थे उस दौरान हिंदू अध्ययन के संदर्भ में प्रयत्न किए जा रहे अनेक नवाचारों से होते हुए हम सब ने इस शोध पत्रिका को प्रकाशित करने का ऐसा प्रयत्न किया। आप सबको विदित है कि हिंदू अध्ययन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ और आज देश के अनेक विश्वविद्यालयों में भी यह सफलतापूर्वक चल रहा है। तो एक अकादमिक विमर्श को स्थापित करने के लिए हिंदू अध्ययन के क्षेत्र में और भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में जैन जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जन्म वर्ष 2000 है, अर्थात जो जैन जी तो विश्वविद्यालय में हमारे भारत अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर आदरणीय समन्वयक एवं अन्य गुरुजन ये सदैव कहते थे कि विश्वविद्यालय से जैन जी के रूप में निकलने वाले छात्र जब समाज जीवन के अंदर जाएं तो वो इस प्रकार का नवाचार नव संकल्प लेकर के जाएं जो अन्य विद्यार्थियों को जैन जी को प्रेरणा स्रोत प्रदान करे। तो मदन मोहन मालवीय जी की जो पंक्ति थी आज भी हमारे एडमिट कार्ड पर जो अंकित रहता है, न तो हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम प्राणी दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। इसी ध्येय वाक्य को लेकर के हम सब इस पत्रिका का प्रकाशन शुभारंभ किए हैं। आज के इस विशेष अवसर पर पधारे अपने अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वह आईआईएम के हमारे प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर आदरणीय
हिमांशु राय जी हों, महामना मालवीय जी के प्रतिमूर्ति के रूप में माननीय कुलपति प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी जी हों, पद्म भूषण बाबू जी जो इस पत्रिका के संरक्षक हैं, हम सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन एवं स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। कृत्वा नवदृढ़ संकल्पम रचयामो नव इतिहासम, इसी उद्देश्य के साथ आप इस पत्रिका की ओर अग्रसर हैं और आज इस समारोह में जो हमारे सभी अतिथि जुड़े हैं उनके संबोधन का क्रम हम आरंभ करते हैं। प्रबंध गुरु और IIM के निदेशक के रूप में विख्यात श्री हिमांशु राय जी से हम सविनय अनुरोध करते हैं कि महोदय आपके संबोधन से हम सब अनुग्रहित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ ऑनलाइन उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। हम आज ऐसे युग में जी रहे हैं जहां परिवर्तन की जो गति है वो अभूतपूर्व है। ज्ञान हर दिन बदल रहा है और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद और खासकर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद सीमाएं टूट रही हैं और नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। तो ऐसे समय में एक प्रश्न जो हम सबके सामने आकर के खड़ा होता है और उसी प्रश्न पे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि क्या हम केवल ज्ञान के उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे या उसके सृजनकर्ता भी बनेंगे। और यही प्रश्न हमें रिसर्च की ओर ले जाता है, शोध की ओर ले जाता है। यदि हम रिसर्च शब्द को ही देखें तो उसमें है रिसर्च, अर्थात पुनः खोजना। किसी चीज की खोज हो चुकी है, किसी चीज के बारे में हमें पता है, परंतु पुनः उसकी गहराइयों में जाकर के उसके विषय में चिंतन करना, इसको बोलते हैं रिसर्च। और यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें, अपनी जड़ों को देखें, तो हम पाएंगे कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है वह मूलतः शोध परक ही रही है। हमारे ऋषियों ने केवल उत्तर नहीं दिए, उन्होंने प्रश्न किए। पूरे उपनिषद, जितने भी हमारे उपनिषद है, 11 उपनिषद यदि हम ले, ईशकेन कठ उपनिषद इत्यादि, तो सारे प्रश्नोत्तरी में ही हैं। उन्होंने प्रश्न किए, अपनी जिज्ञासा को जिया और अपने अनुभव से सत्य को खोजा। ऋग्वेद में भी लिखा है कि आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो परितास उद्भिदः, अर्थात सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारे पास आए। और यह केवल ओपननेस की बात नहीं है, ये मानसिक खुलापन ही नहीं है, ये एक रिसर्च माइंडसेट जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक शोध की मानसिकता है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कहता है कि सत्य कहीं से भी आ सकता है और हमें उसे खोजने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। मुझे स्मरण है कि एक मेरे प्रोफेसर होते थे और होते हैं, और जब वो पढ़ाते थे तो उन्होंने एक चीज बोली जो मेरे दिमाग में एकदम गहन रूप से आ गई है। और वो कहते थे कि हिमांशु, ज्ञान वर्षा हर समय हर स्थान पे होती है। प्रश्न ये है कि तुम उस ज्ञान वर्षा में सुराही लेकर के गए हो कि घड़ा। क्योंकि यदि सुराही लेकर के गए हो तो उसका मुख इतना छोटा है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। अर्थात जब भी आप किसी से बात करते हैं, किसी विषय पे शोध करते हैं, तो आप खुले हृदय से जाते हैं कि नहीं। और उससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि घड़ा तो लेकर के गए हैं, कहीं भरा हुआ घड़ा तो नहीं ले गए हैं। यदि वो पहले से ही पूर्ण है, यदि वो पहले से ही भरा हुआ है, तो भी उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि आपने बहुत शोध कर लिया और इसके विषय में आपको अब सब कुछ पता चल गया है, आप एकदम सर्वांतर्यामी हो गए हैं, तो भी आपके अंदर कुछ नहीं जाएगा। और यह शोध की मानसिकता नहीं है। अर्थात हम लोगों से और वस्तुओं को और विषयों को एक खुले मन से देखते हैं कि नहीं। और मेरे ख्याल से यही चिंतन हमें एक दृष्टिकोण के रूप में अपनाना होगा, क्योंकि शोध केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, शोध एक प्रक्रिया नहीं है, शोध एक दृष्टिकोण है। शोध को अक्सर हम बहुत ही सीमित दायरे से देखते हैं कि भाई इसमें डेटा कलेक्शन होता है, इसमें एनालिसिस होता है और उसके बाद एक पब्लिकेशन होता है। परंतु वास्तविकता में शोध जो है वो एक मानसिक अनुशासन है, वो एक वे ऑफ थिंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, एक दृष्टिकोण है। यह हमें संदेह करना सिखाता है, लेकिन नकारात्मक नहीं, रचनात्मक संदेह। यह हमें गहराई में जाना सिखाता है, सतह पे रुकना नहीं। और यह हमें अनिश्चितता के साथ जीना सिखाता है।
क्योंकि शोध का जो मूल्य है और जो उसका मूल है वो है सत्य की खोज। और सत्य की खोज में मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो होती है हमारा अहंकार एक तो, और हमारी धारणाएं। और इसलिए आज जब हम भारत के भविष्य की बात कर रहे हैं, एक विकसित भारत 2047 और विकसित भारत 2047 की एक कमेटी भी बनी हुई है भारत सरकार की, जिसका मैं एक भाग हूं, तो हमें ये समझना होगा कि ये मात्र आर्थिक विकास से नहीं आएगा। इनफैक्ट कमेटी की जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें ही मैंने पूछा था कि आखिर इस विकसित की परिभाषा क्या होगी, और उसके ऊपर हमने पर चर्चा की कि ये मात्र जीडीपी या मात्र आर्थिक विकास से नहीं आएगा, ये आएगा ज्ञान के निर्माण से, यह आएगा विचारों की शक्ति से, और ये आएगा शोध की गहराई से। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हम देखें तो नई दवाएं, नए उपचार, शिक्षा में यदि हम देखें तो बेहतर शिक्षक पद्धतियां, बेहतर शिक्षक प्रणालियां, रक्षा और सुरक्षा में देखें तो रणनीतिक बढ़त, पर्यावरण में यदि देखें तो सतत समाधान, और इन सबके जो मूल में है वो है गंभीर और उद्देश्यपूर्ण शोध। यदि हम शोध नहीं करेंगे तो हम दूसरों के शोध पर निर्भर करेंगे। बहुत सारे लोग जब मुझे देखते हैं तो उनको लगता है कि संभवतः यह व्यक्ति हिंदी तो नहीं बोल पाता होगा, ये अंग्रेजी बोलता होगा। लेकिन जब वो मुझे हिंदी बोलते सुनते हैं या जब मुझे वो संस्कृत बोलते सुनते हैं तो बहुत अचंभित हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि आपको जानने की क्या आवश्यकता थी। और मेरा उत्तर हमेशा से यही रहा कि बचपन से ही मेरी रुचि रही है हमारे जितने भी सांस्कृतिक चीजें थी और जितने भी हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ थे, खासकर वैदिक ग्रंथ। और एक चीज जो मैंने देखी बाद में जाकर के, इसका मेरे को एहसास हुआ कि हमारे जितने भी ग्रंथ प्रचलित हुए वो तब प्रचलित हुए जब किसी विदेशी ने उनका भाष करके वापस हमको भेजा। तो आज भी यदि हम शोध में देखेंगे, अगर हम रिसर्च जर्नल्स में देखेंगे, तो जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंसिंग, तो सारी रेफरेंसिंग या तो जर्मन्स की होती है या अंग्रेजों की होती है, जबकि बात होती है भारतीय साहित्य की, वैदिक साहित्य की। तो इसको हमें बदलना होगा, और यह निर्भरता चाहे वो ज्ञान की क्यों ना हो, ये हमको एक सीमित कर देती है, और इसलिए हमको इस सीमा से आगे बढ़ना, और इसीलिए शोध भी आवश्यक है और शोध ग्रंथ भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न क्या है कि यदि हमने शोध किया तो वो समाज तक कैसे पहुंचे, और यहीं पर जो रिसर्च जर्नल्स हैं, जो शोध पत्रिकाएं हैं, वो अपनी भूमिका निभाती है। और इसीलिए मैं सबसे पहले तो सुमित का अनेकानेक साधुवाद करना चाहूंगा कि अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, ये किसी को म्यूट करना पड़ेगा, अन्यथा मेरी ही आवाज आती रहेगी। तो इसके लिए मैं सुमित को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उसने ये पत्रिका इसको निकाला, क्योंकि जो शोध पत्रिकाएं हैं वो ज्ञान को एक संरचित रूप देती है, ये उसे वैश्विक समुदाय तक पहुंचाती है, और सबसे महत्वपूर्ण कि वे इसकी गुणवत्ता की कसौटी बन जाती है। एक मजबूत पीयर रिव्यू सिस्टम, और मेरा ये मानना है कि अनादि अनंत भी एक पीयर रिव्यूड जर्नल होगी, शोध पत्रिका होगी, यह सुनिश्चित करता है कि जो प्रकाशित किया गया है वो मात्र नया नहीं है, बल्कि सत्य है और विश्वसनीय भी है। और एक अच्छे शोध पत्रिका केवल लेखों का संग्रह नहीं होता, यह एक बौद्धिक संवाद, जिसको हम लोग एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स बोलते हैं, उसका एक मंच होता है। अब वर्तमान परिदृश्य में यदि हम देखें तो कुछ सत्य हैं जो असुविधाजनक तो हैं, परंतु हमें उनका सामना करना चाहिए, और आज मैं उसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारे शोध परिस्थितिकी तंत्र में कुछ चुनौतियां हैं। सबसे पहले मात्रा बनाम गुणवत्ता। यदि हम किसी भी संस्थान को देखें तो वो ध्यान देखते हैं कि कितना प्रकाशित किया, पर ये नहीं देखते हैं कि क्या प्रकाशित किया। मेरी IIT दिल्ली में एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, और उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील वाक्य बोला। उन्होंने बोला, हिमांशु, इन द परसूट ऑफ पब्लिकेशन रिसर्च इज गेटिंग लॉस्ट। कि छापने के कारण और छापने का उद्देश्य लेकर के जो लोग कर रहे हैं काम, उसकी वजह से शोध पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात हम चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा पब्लिश हो, बहुत ज्यादा प्रकाशित हो, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जो हम प्रकाशित करना चाहते हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है।
तो हमको मात्रा पे नहीं बल्कि गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा ये है कि कभी कभी मैं देखता हूं कि प्रासंगिकता की कमी हो जाती है, कि शोध कभी कभी जो समाज की वास्तविक समस्याएं हैं उससे कट जाता है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स थ्योरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज की थ्योरी उसका आधारभूत होता है और वो महत्वपूर्ण है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ हमें देखना चाहिए, जैसे कि हम लोग जब मैनेजमेंट जर्नल्स में लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि इम्प्लीकेशंस फॉर स्कॉलरशिप एंड प्रैक्टिशनर, कि हमने जो भी शोध किया इसका लाभ जो ये बाकी शोध करता है या जो बाकी शैक्षिक समुदाय है उसको क्या मिल रहा है, और उसके बाद जो प्रैक्टिशनर्स हैं अर्थात जो कार्यकारी लोग हैं उनको क्या मिल रहा है। तो इसी तरह से हम जो भी शोध करें उसका समाज के किसी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उपयोगिता अवश्य होनी चाहिए। तीसरा ये कि एक नैतिकता का सवाल आजकल आ रहा है। पिछले 5 वर्षों में मैंने देखा है कि बहुत सारे जो शोध पत्र होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको रिट्रैक्ट किया जा रहा है, या जिसको हम लोग प्रीडेटरी जर्नल्स बोलते हैं उसमें पब्लिश किया जा रहा है, उसमें प्रकाशित किया जाता है। तो इनसे हमको बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे तंत्र को कमजोर करते हैं। चौथा यह है कि अंतः विषयता, इसकी थोड़ी सी कमी कभी कभी नजर आती है। हम कभी कभी अपने ही विषयों की परिधि में बंद के रह जाते हैं। हालांकि मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि हम अपनी विषय की गहराई पे ना जाएं, परंतु यदि हम देखें तो जितना भी इनोवेशन होता है, जो भी नवीनीकरण होता है, वो 2 विषयों की बाउंड्री पे होता है, उनकी सीमाओं पे होता है। और इसलिए अंतः विषयों पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। और ये सब जो मैंने बताया ये मात्र चुनौतियां नहीं है, बल्कि ये मेरा एक आह्वान है जो आज अनादि अनंत के माध्यम से मैं कर रहा हूं। तो अब आगे का मार्ग क्या है? यदि हमको शोध और शोध पत्रिकाओं को सशक्त बनाना है तो हमें कुछ गहरे और ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो एक कल्चर ऑफ क्यूरियोसिटी, जिसको मैं बोलता हूं कि जिज्ञासा की संस्कृति। शोध की शुरुआत एक प्रश्न से होती है और हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए किसी भी चीज को गहराई से जानने की। हमें अपने विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को यह सीखना होगा और यह सिखाना भी होगा कि प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं है, प्रश्न पूछना एक शक्ति है। और इसीलिए जब विद्या की भी हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो विमुक्त कर दे। हालांकि आजकल मैं देख रहा हूं कि आजकल लोग बोलते हैं सा विद्या या नियुक्त है, कि जो नियुक्ति करा दे। पर नियुक्ति से इतर, नियुक्ति भी आवश्यक है, परंतु नियुक्ति से इतर हमको देखना है कि हम ऐसे प्रश्न करें ताकि हम मुक्त हो जाएं। और किस चीज से मुक्त हो जाएं? असत्य से मुक्त हो जाएं, अंधकार से मुक्त हो जाए, मृत्यु से मुक्त हो जाए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मा अमृतम गमय। तो शोध का यह आधारभूत होना चाहिए। दूसरा जिसको मैं बोलता हूं कि पर्पस ड्रिवन रिसर्च, अर्थात उद्देश्यपूर्ण शोध, जो एक आमतौर पे एक संस्थानों में बल गया है कि पब्लिश और पेरिश, या तो आप प्रकाशित करिए नहीं तो आप समाप्त हो जाएंगे। उससे हमें आगे बढ़ के पब्लिश विद पर्पस, उद्देश्य के लिए प्रकाशित करिए, इसकी ओर जाना है। और शोध को यह पूछना होगा कि इसका समाज पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, हमको एक लोकल रेलेवेंस का ध्यान देना होगा, हमको स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देना होगा। जब 7.25 साल पूर्व मैंने IIM इंदौर का संचालन संभाला था तो पहले ही एक जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें उन्होंने बोला कि आप क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि एक चीज जो IIM संभवतः कर सकते थे, सारे भारतीय प्रबंध संस्थान कर सकते थे, पर उतना नहीं किया जितना कर सकते थे, वो ये है कि हम राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करेंगे। हम कुछ विकेट प्रॉब्लम्स, ऐसी चुनौतियां जो कि हमारे राष्ट्र के लिए हैं, उनको लेंगे और शोध के माध्यम से उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और उसी में हमने इनइक्वालिटी लिया था, अर्बन प्रॉब्लम्स लिया था, रूरल चैलेंजेस लिया था, एनवायरनमेंट लिया था, और इन सब पे फिर हमने शोध के माध्यम से ऐसे कार्य किए हैं ताकि राष्ट्र को इसका लाभ मिल सके। तो इसलिए हमें ऐसा शोध करना होगा जो भारत को की जो जमीनी सच्चाइयां हैं उनको समझे और समाधान दे जो कि वैश्विक स्तर पर भी प्रमाणित हो। और अंतः विषय दृष्टिकोण, जो इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग है, आज की समस्याएं देखिए बहुत जटिल है। यदि हम क्लाइमेट चेंज को बोलें,
पहले हम लोग बोलते थे कि ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आज की डेट में हम लोग बोलते हैं, आज के तिथि में हम लोग बोलते हैं कि ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। मन को इनको समझना लगभग असंभव है। यदि हम क्लाइमेट चेंज को देखें कि किस तरह से ये बदल रहा है, मैं इंदौर को ये देखूं तो इस बार स्प्रिंग आया ही नहीं है, एक ऋतु गायब ही हो गई है, सर्दी के बाद सीधे गर्मी आ गई है। और इसलिए, और अगर हम पूरी पृथ्वी पे देखें तो हर जगह ये मौसम परिवर्तित हो रहा है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा और रुकेगा भी कि नहीं। अगर हम पब्लिक हेल्थ को देखें, हमने बहुत सारी बीमारियों के ऊपर काबू पा लिया है, नियंत्रण पा लिया है, पर अभी भी बहुत सारी बीमारियां हैं। और मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूं, केवल संक्रामक रोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पर अनेक रोग ऐसे हैं जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को हमारे एकदम ध्वस्त कर रहे हैं। और इसका समाधान एक विषय से नहीं आएगा, इसका समाधान मात्र एक विषय के अंदर गहराई पे जाने से नहीं आएगा। इसका समाधान आएगा यदि हम अंतः विषय एक दृष्टिकोण अपनाएं। और जो पांचवी चीज है वो है शोध पत्रिकाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता। इनको कैसे बनाया जाए आगे, तो इसलिए मेरा सुमित से ये आग्रह भी रहेगा कि एक बहुत मजबूत पीयर रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो पीयर्स हैं वो बोले कि भाई ये शोध अच्छा है और इस पे आगे भी काम होना चाहिए। और साथ ही जितने भी शोध पत्र छपे उसमें अंततोगत्वा एक पैराग्राफ ये होना चाहिए कि आगे की शोध में हम क्या देखें, जिसको हम लोग बोलते हैं एरियाज ऑफ फ्यूचर रिसर्च। दूसरा, पारदर्शिता होनी चाहिए कि ये पीयर रिव्यू कैसे हो रहा है, इसमें कितने दिन लगे, यदि वो पहले एडिटर के पास आया तो एडिटर ने कितने दिन लिए, उसके बाद पीयर रिव्यू में कितने दिन लिए, और उसके बाद हाँ या ना जो भी हुआ, या पहला रिव्यू हुआ, दूसरा रिव्यू हुआ, कितने दिन लगे। क्योंकि यदि पारदर्शिता होती है तो लोगों की विश्वसनीयता ना सिर्फ शोध पत्रिका के प्रति बल्कि उस शोध के प्रति भी बढ़ जाती है। और तीसरा, एथिकल स्टैंडर्ड्स, जिसका हमको बहुत ध्यान रखना होगा कि जो भी डेटा लोग बोल रहे हैं वो वास्तव में उन्होंने इकट्ठा किया है और उसी के आधार पे जो भी है वो बोला जा रहा है। तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा सुमित कि हमारी पत्रिकाएं केवल संख्या में नहीं हो, खासकर जो अनादि अनंत है वो प्रतिष्ठा में भी एकदम अग्रणी हो। छठा जो है मेरा एक निवेदन है वो ये कि तकनीक का समुचित उपयोग करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये मात्र टूल नहीं है, ये अनेबलर्स है। लेकिन एक चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए कि तकनीक का उपयोग मानव विवेक के साथ होना चाहिए। बहुत बार हम देख रहे हैं कि आजकल लोग पूरा का पूरा अपना शोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही कर रहे हैं, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी को यूज करके वो पूरा शोध कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि चैट जीपीटी अच्छा है, लेकिन मात्र हमको कुछ पॉइंट्स देने के लिए, हमको कुछ बिंदु देने के लिए, या जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू, उसमें हमारी सहायता करने के लिए। और उसमें भी हमें ध्यान देना होगा कि चैट जीपीटी हैलुसिनेट भी करता है और कभी कभी वो ऐसे रेफरेंसेस दे देता है जो है ही नहीं। इनफैक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को उठाया कि कई बार वकीलों की ऐसी दलील आई है और उन्होंने ऐसे केसेस का रेफरेंस दिया जो कि हुए ही नहीं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो शोध हो और अनादि अनंत में जो भी हम शोध प्रकाशित करें वो उनकी रेफरेंसिंग का भी चेक हम लोग करें। सातवां, मैं ये सुझाव दूंगा कि एक ग्लोबल कोलैबोरेशन, इसका भी हम लोग प्रयास करें, वैश्विक सहयोग का प्रयास करें। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, तो हमें वैश्विक संस्थानों, शोधकर्ताओं और नेटवर्क्स, इन सबके साथ जुड़ना होगा, लेकिन अपनी पहचान और प्राथमिकता को बनाए रखते हुए। आंतरिक यात्रा जो हमारी है, जो हमारा शोधकर्ता का चरित्र है, यह सब करने के लिए हमको एक आंतरिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है। भगवत गीता, जो कि मुझे सबसे प्रिय है, उसमें भी कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी चीज पवित्र नहीं है। परंतु यह ज्ञान तभी पवित्र है जब उसमें सत्यनिष्ठा हो, उसमें निष्काम भाव हो और उसमें समाज के प्रति उत्तरदायित्व हो। और एक शोधकर्ता का चरित्र उसके शोध से बड़ा होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। और अंत में मैं आपसे केवल एक आग्रह करना चाहूंगा कि शोध को मात्र एक करियर के रूप में ना देखें, बल्कि इसे कर्तव्य के रूप में देखें।
शोध पत्रिकाओं को, अनादि अनंत को केवल पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म ना समझे, उन्हें ज्ञान की विरासत माने। यदि हम इस भावना के साथ आगे बढ़े तो हम केवल ज्ञान का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जहां भारत केवल अनुसरण नहीं करेगा बल्कि सबका मार्गदर्शन करेगा। मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपका कोटिशः आभार। आपका सुविज्ञ मार्गदर्शन शोधार्थियों के लिए, लेखकों के लिए और इस पत्रिका के लिए एक महत्वपूर्ण पाथेय बनकर उभरा है। हम आपका पुनः पुनः आभार व्यक्त करते हैं। संबोधन के अगले मेरा एक निवेदन है, अगर स्वीकार हो सके। मुझे अभी एक दूसरी जगह सभा में शामिल होना, अगर मैं उसके पहले बोल लूं तो। सर, आपको ही संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं सर। बिल्कुल जी। आप म्यूट हो गई हैं, आप म्यूट हो गई। महामना मदन मोहन मालवीय की तपस्थली, सर्वविद्या की राजधानी और सर्व शिक्षा की राजधानी के कुलपति महोदय प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। महोदय, आपकी उपस्थिति हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाली है। हम सब आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं, अतः आपको संबोधन हेतु हम सविनय आमंत्रित करते हैं। मुझे अवसर देने के लिए और निमंत्रित करने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब मुझे ईमेल मिला ये कुछ दिन पूर्व में, तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ जो हिंदू स्टडीज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कुछ वर्ष पूर्व, उसके पहले बैच के स्टूडेंट हैं सुमित जी। ऐसा ही है ना सुमित जी? जी 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 सर। हाँ हाँ, तो मुझे बहुत ही जिसे कहते हैं खुशी भी हुई, थोड़ा सा गर्व भी हुआ कि आप जो है एक मुकाम पे पहुंचे हैं और आप एक स्वयं एक अध्यापक हैं अब एक यूनिवर्सिटी में। और वास्तव में हिमांशु जी ने तो बहुत विस्तार से हम सबको समझाया कि शोध की प्रक्रिया और शोध में आजकल किस तरह से दिशा हो रही है और उसके क्या क्या प्रश्न हैं, उसका उत्तर क्या क्या है। मैं यहाँ उपस्थित मुख्य रूप से इसलिए हूँ कि मुझे लगा कि मुझे आपको बधाई देनी चाहिए इस प्रयास के लिए। और साथ में मैं यह भी कहूँगा कि जब भी कोई नया विषय आता है, और हिंदू स्टडीज़ एक विषय के रूप में नया है, वैसे तो बहुत प्राचीन है, लेकिन डिग्री हासिल करने के नाम से, डिपार्टमेंट के नाम से उस रूप से एक नया विषय है ये। तो अगर इसको अच्छी स्थापना देनी है, मान्यता देनी है, तो बिना जर्नल्स के नहीं हो पाएगा। हालांकि पुस्तक लिखने का काफी प्रचलन है इन क्षेत्रों में, इन डिसिप्लिन्स में, वो जारी रहेगा। लेकिन अगर हमको एज अ कंटेम्प्रेरी डिसिप्लिन इसको स्टैब्लिश करना है अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री एंड आउटसाइड, तो हमको अच्छे अच्छे जर्नल्स की जरूरत पड़ेगी। और डॉक्टर हिमांशु ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमको गुणवत्ता उसमें मेंटेन रखनी पड़ेगी। उसमें एक स्ट्रांग रिव्यू प्रोसेस चाहिए होगा और उसमें टाइमलाइन भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जर्नल स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन उसको जारी रखना और गुणवत्ता मेंटेन करना उससे भी बहुत बड़ा कार्य है। तो ये जितने भी लोग शामिल हुए हैं, इसमें सम्मिलित हुए हैं और जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप लोग इसकी गुणवत्ता में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। चाहे कभी पतला इशू आए, चाहे मोटा इशू आए, कॉमर्शियल इंटरेस्ट कभी हर्ट होंगे, कभी नहीं होंगे, लेकिन अगर इस विषय के प्रति ईमानदारी दिखानी है तो गुणवत्ता से ही हो सकती है। और गुणवत्ता का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ऑथर्स जो उस विषय को समझते हों, वो पढ़ें, वो देखें और वो अपने विचार एनोनिमस रूप से आपको बताएं, जिससे कि ऑथर्स तक जा सकें, जो एक प्रोसेस, स्टैब्लिश प्रोसेस है अक्रॉस डिसिप्लिन्स। अगर आप देखेंगे वैश्विक स्तर पे एक प्रक्रिया जो है बड़ी स्थापित प्रक्रिया है, और ये केवल साइंस की बात नहीं है, ये अक्रॉस डिसिप्लिन्स है। फाइनेंस में है, कॉमर्स में है, मैनेजमेंट में है, लॉ में है, टेक्नोलॉजी में है, मेडिसिन में है, एजुकेशन में है, हर जगह ये एक बड़ी स्टैब्लिश प्रक्रिया है। सोशल साइंसेज में है। तो उसमें मैं कहूँगा कि हम कुछ उसके जो अच्छे अंश हैं उनको ले लें और एक अच्छा सा एक एडिटोरियल बोर्ड बनाएं जिसमें कि प्रतिष्ठित लोग हों, जिसमें नाम थोड़े बड़े बड़े नाम, बड़े मतलब कि जो नाम
जिनकी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं इस क्षेत्र में। हम तो कह रहे हैं हिमांशु जी को भी रख सकते हैं, वो एक पहरेदार की तरह रहेंगे वहां पे। हालांकि टाइम नहीं होगा हिमांशु जी के पास, लेकिन एक पहरेदार की तरह रहेंगे कि स्तर न गिरे। तो उससे जो है हम सबको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि हम लोग सबका एक स्वाभाविक रूप से एक जिसे कहते हैं इच्छा होती है कि जो हमारी देश की सभ्यता है उसके बारे में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए, परोसा जाए। और जब ऐसे परोसा जाएगा तो नेचुरली जो भी हमारे कई सौ सालों से जो हमारी एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था गवर्नेंस के मामले में, उससे जो जो हमारे हमारे अंदर कमियां आई हैं उन कमियों को हम दूर कर सकेंगे। एक पर्सपेक्टिव के रूप से भी दूर कर सकेंगे, और दूसरा अपने मन से भी दूर कर सकेंगे। क्योंकि हमको अपने देशवासियों को भी इसके प्रति बहुत सजग करना है कि इसमें क्या क्या ऐसे अनमोल रतन हैं जिनको हम उजागर कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ कहीं कहीं एक मानना पड़ेगा भावना है कि ठीक है, कुछ कुछ है, बहुत कुछ नहीं है। तो उसको, भावना को भी हमें ठीक से साइंटिफिक तरीके से एड्रेस करना है कि हम हर चीज का केवल ये नहीं हो प्रशंसा करने के लिए है या हर चीज अच्छी है, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उसको उसकी एनालिसिस, विश्लेषण हो, जो उसकी गुणवत्ता हो उसको बताया जाए, जो उसमें कमी हो आज के साइंस में उसमें बताया जा सकता है। ये कोई धर्म नहीं है, ये इसको विषय के रूप में लिया जाए। हिमांशु जी मेरी बात से सहमत हैं कि इसको विषय के रूप से लिया जाए, और तभी हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से स्थापित कर पाएंगे। जब हम इसको विषय के रूप में लेंगे, धर्म के रूप में नहीं लेंगे। आप अपना जो एक मन में जो आस्था है, जो मन में जो विश्वास है, जो मन में जो भी जिसे कहते हैं कि प्रतिष्ठा है, वो ठीक रहे। लेकिन अगर इसको फैलाना है, इसको प्रसारित करना है, तो फिर हमको एक प्रोफेशनल एटीट्यूड लेना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको, एक बार आप प्रोफेशनल एटीट्यूड लेंगे, 2-3 साल 4 साल की जर्नी मुश्किल होगी, लेकिन स्थापित हो गए तो फिर कोई उखाड़ नहीं पाएगा। फिर आपका कारवां बढ़ता चला जाएगा और आपको जो है बहुत ताकत मिलेगी। हम आज इसीलिए इस समारोह में सम्मिलित हुए। मैं बनारस में नहीं हूँ आज, मैं बाहर हूँ। मेरे लिए थोड़ा आसान नहीं था, लेकिन चूंकि आपका विषय ऐसा था तो मैं अपने को रोक नहीं पाया कि मैं आप में इसमें शामिल हूँ और आप अपनी शुभकामना आपको दूं। और अगर कभी लगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसमें कोई योगदान कर सकता है तो आप मुझे बताइएगा। हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि आपके इस प्रयास में हम लोग पीछे से जो भी सहयोग दे सकें, समर्थन दे सकें, उसको देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आपका कोटिशा आभार माननीय, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान किया। आपका अनेकानेक आभार। इस समारोह के अध्यक्ष के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी, प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार चिंतक हमारे बीच उपस्थित हैं। उनकी महनीय उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। सुमित जी को मैं बधाई देता हूं अनंत अनादि के लिए। यह पत्रिका मुझे जब मिली और मैंने इसको पलट करके देखा तो मेरे मन में कई प्रश्न हैं। इसकी जो सामग्री है, पहला अंक है, लेकिन इसकी जो सामग्री है इस पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तैयारी नहीं हुई है, और इसलिए इसकी सामग्री, इसके लेख बिखरे हुए हैं। तो पहली बात मुझे ये कहनी है कि अनंत अनादि के संपादकीय को पढ़कर जो मैंने समझा, यह एक शोध पत्रिका होगी और भारतीय ज्ञान परंपरा की पत्रिका के रूप में इसको विकसित करना है। अब आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा का उसी तरह से उल्लेख बार बार हो रहा है जैसे कभी समाजवाद का होता था, कभी साम्यवाद का होता था। तो क्या हमको
ये भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर शोध पत्रिका बनानी है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत विचार की जरूरत है। मैं इस विषय पर इसलिए भी ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि एक प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप हुए हैं, उन्होंने करीब 60-65 साल इस विषय पर काम किया और जब उनका को एक ब्रेन हेमरेज जैसा हो गया और मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मुझे लग रहा था कि शायद वे बचेंगे नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने कौन से 2 काम हैं जो आप करना चाहते थे और नहीं कर सके। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भारतीय ज्ञान यात्रा पर एक पुस्तक लिखना चाहता था, लेकिन वो काम नहीं कर सका। उसके बाद उन्होंने उसी समय बताया, ये उनसे हमारी बातचीत मैक्स हॉस्पिटल में हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में एक जगह 36 डायरियां रखी हुई हैं। उन्होंने अपने बेटे को बताया। उन 36 डायरियों को हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मंगवा कर, और उन्होंने अपने हाथ से जो डायरियां लिखी हुई हैं उसमें वेद से लेकर और उपनिषद तक, ब्राह्मण साहित्य तक सबके नोट्स हैं। और उस पर एक रिसर्च की टीम, उसमें कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर हैं, काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश थी कि 30 मार्च को उस पर 3 पुस्तकें आ जाए। और वो भारतीय ज्ञान यात्रा, परंपरा नहीं, ज्ञान यात्रा अलग है, भारतीय ज्ञान परंपरा अलग है। तो ज्ञान यात्रा के जो जगह जगह जो पड़ाव रहे हैं उन पर वो सोर्स बुक के रूप में काम करे। लेकिन जब पुस्तक के स्वरूप में लाने की कोशिश हुई तो पता चला कि अभी उसमें बहुत काम किया जाना बाकी है। मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ अनंत अनादि के संपादक को भी और टीम को भी कि ये विषय गूढ़ है और ये विषय गंभीर है। इसलिए आप इस विषय के उन हिस्से पर काम करिए जो सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक से अर्थ मेरा यह है कि जिन लोगों ने इस पर काम किया है उन्होंने क्या काम किया है, इसके लिए आप एक यहाँ इसमें कोई कॉलम शुरू करिए जिससे कि आप बता सकें कि अनंत अनादि, आपने लिखा भी है अपने संपादकीय में कि ये पड़ाव है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यात्रा शुरू की है, 1-2 कदम चल करके आप पड़ाव पर पहुंच गए हैं, परंतु मंजिल दूर है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये अनंत अनादि की जो टीम है वो युवा है, और इसमें ये टीम युवा है तो इससे उम्मीदें हैं, उत्साह है आप में। तो एक चीज और जोड़ लीजिए अपने उत्साह में कि धैर्य भी आपके अंदर होना चाहिए। हमारे जैसे बूढ़े लोगों के पास धैर्य बहुत रहता है, उत्साह नहीं रहता, और युवा लोगों के पास उत्साह रहता है, धैर्य नहीं रहता। तो ये रिसर्च का काम धैर्य का काम है। और मैंने आपको बताया कि देवेंद्र स्वरूप जी 92 साल के होकर गए और उन्होंने 1960 में
लखनऊ विश्वविद्यालय से जो भारत की ज्ञान यात्रा का अध्ययन प्रारंभ किया, अपने जीवन के अंत तक उसको एक किताब नहीं बना पाए। वो जल्दी ही जब किताब बनेगी सोर्स बुक के रूप में तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, उससे भी आपको मदद मिलेगी। लेकिन मुझे याद है और मैं आपको कहूं कि हिंदू धर्म सनातन की खोज, यह पंडित विद्यानिवास मिश्र की एक पुस्तक है। और ये पुस्तक, इसके बारे में मैंने बहुत जगहों पर बातें कही हैं, फिर बताना चाहता हूं कि 1977 में नवभारत टाइम्स के तब संपादक थे अज्ञे जी ने विद्यानिवास मिश्र से कहा कि हिंदू धर्म को समझाने वाला आप एक लेखमाला शुरू करिए। तो उन्होंने उस समय के नवभारत टाइम्स में 11 रविवारी अंक में 11 लेख लिखे। मेरा विद्यानिवास जी से मिलना जुलना था। जब 12वां लेख नहीं छपा तो मैं आगरा गया। उस समय वो केएम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुआ करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि पंडित जी क्या हुआ, वो आपका लेख छपा नहीं या आपने बंद कर दिया या क्या बात हो गई? तो कहने लगे कि नहीं, वो मैं तो लिखना चाहता था लेकिन 12वां नहीं छपा और आगे छपेगा भी नहीं। जो भी हो, उसकी कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन लेखों की जब शुरुआत हुई थी तो ओम प्रकाश जो राधा कृष्ण के प्रकाशक थे, उन्होंने विद्यानिवास मिश्र से ये वचन लिया कि हम ये जब आपकी लेखमाला पूरी होगी तो हम इसको एक किताब बनाएंगे। तो वो तो रहे नहीं उस समय, कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। उनके बेटे ने वो पुस्तक राधा कृष्ण से छपी है। और उस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, और पढ़ना चाहिए क्योंकि आप जिस दिशा में इस शोध पत्रिका को ले जाना चाहते हैं उसमें वो पुस्तक आपके लिए सहायक होगी। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि हिंदू जिस तरह से विश्वविद्यालयों में और विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हिंदू स्टडी सेंटर या हिंदू स्टडी कोई कोर्स के तौर पर किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। विद्यानिवास जी आज होते तो उनको इस बात की बड़ी प्रसन्नता होती कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर योगेश सिंह ने एक ये सेंटर शुरू करवाया है। तो अब ये हिंदू स्टडी एक बाकायदे सेंटर के तौर पर या एक बाद में वो शायद इंस्टीट्यूट के तौर पर विकसित होने की संभावनाएं बन गई है। शुरुआत तो हो गई है। अब इसलिए इसके जरूरी ये है कि इसका सिलेबस क्या हो, इसमें क्या पढ़ाया जाए। सो आपकी पत्रिका इस सवाल को उठाए और बाकायदे परिचर्चा, दो ही पेज की परिचर्चा हो, लेकिन जो इसके आज विद्वान जीवित हैं उनका क्या कहना है कि ये किस तरह का सिलेबस हो। मुझे संदेह है कि अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय में जो शुरुआत हुई है वो कोई बहुत ढंग की शुरुआत हुई है, इसमें मुझे संदेह है। मैंने उसका बहुत अध्ययन नहीं किया, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पंडित गोपीनाथ कविराज हुए, आनंद कुमार स्वामी हुए, इन्होंने जो जिंदगी भर काम किया है उनके साहित्य से रिलेवेंट चीजें निकाल करके, प्रासंगिक चीजें निकाल करके हमको ककहरा से शुरुआत करनी है, ABCD से शुरुआत करनी है। और इसलिए उन लोगों ने जो काम किया, और ऐसे बहुत लोगों ने काम किया है, ये उन लोगों को के साहित्य में जो हिंदू जीवन दर्शन, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति
कि और उसी तरह से फिर आगे जाएंगे तो कि कला भी है, विज्ञान भी है और अन्य चीज़ें भी हैं। ये सारे हैं जो जिसको कि कवर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ये 32 पेज की पत्रिका है। 32 पेज कम नहीं होते हैं। इसका संयोजन कैसे होता है इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। और चूंकि कि ये त्रैमासिक पत्रिका है, इसका मतलब ये हुआ कि साल में आप 4 अंक निकालेंगे। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिस साइज, जिस आकार में आपने पत्रिका बनाई है उस पर विचार करिए और आप याद करिए, नहीं तो यानी इसको किताब की कोई साइज, छोटी साइज ही दीजिए, लेकिन आप किताब की कोई साइज दीजिए तो क्या होगा कि इसका जो स्थायित्व है वो सुनिश्चित हो जाएगा। ये तो 15 दिन की और साप्ताहिक जो पत्रिकाएं होती हैं वो आपने साइज चुना है। जो त्रैमासिक पत्रिकाएं निकल रही हैं, कई हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं मंथन पत्रिका से, वो भी रिसर्च जर्नल है, मंथन पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ। मंथन की मीटिंग में भी मैं कहता हूँ कि इसकी साइज आप पुस्तक साइज बनाइए। भले ही वो थोड़ी, ये 32 पेज की है, वो हो सकता है कि पुस्तक साइज आप बनाएंगे तो ये 52 पेज की हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसको जब आप पुस्तक साइज में बनाएंगे उसके बारे में आप लोग अपनी टीम में विचार करिए। तो पुस्तक के बीच में ये सुशोभित होगी। पेज कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें सामग्री कैसी है, सामग्री का संयोजन कैसे हुआ है। और 4 अंकों की, यानी आपने एक अंक निकाल दिया है, अब आपके पास 3 अंक हैं, तो आप 3 अंकों की बात विधिवत खूब सलाह करके, खूब योजना बना करके, और जो अध्येता हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, हिमांशु राय जी हैं, इन लोगों से सलाह करके आप दूसरे अंक में क्या देंगे, तीसरे अंक में क्या देंगे, चौथे अंक में क्या देंगे, यानी 1 साल की पूरी योजना बनाइए। और जब 1 साल की आप योजना बनाएंगे तब फिर आप एक अच्छी त्रैमासिक शोध पत्रिका निकाल सकेंगे। अभी मैं ये कहूँगा कि आपने कोशिश की है, ईश्वर आपको समर्थ बनाए। और हम सब लोग जो भी आपसे जुड़े हुए हैं वो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जो पत्रिकाएं निकल रही हैं उससे ये बेहतर हो, अलग हो, और इसके बारे में धीरे धीरे ही सही लेकिन लोग माने कि हाँ, अनंत और अनादि अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। तो मैं अभी इस समय आपको अपनी शुभकामना देता हूँ और जो जब संभव सहयोग है वो सहयोग का आश्वासन भी देता हूँ, और हिमांशु राय जी को नमस्ते भी करता हूँ। प्रणाम बाबू जी। महोदय, आपका विद्वत एवं अनुभवजन्य मार्गदर्शन इस पत्रिका के परिष्कार में एक महत्वपूर्ण पाथेय बनेगा, हमें यह विश्वास है। हम आपके प्रति अपनी आत्यांतिक कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। यह पत्रिका वास्तव में एक पीढ़ी की अपनी जड़ों से जुड़े रहकर उसे भविष्य में एक सुंदर दिशा में ले जाने की यात्रा है। तो पत्रिका के संपादक महोदय को हम सबकी ओर से पुनः पुनः शुभकामनाएं। और अब हम आभार ज्ञापन हेतु डॉक्टर अनूप पति तिवारी जी से सविनय अनुरोध करते हैं।
डॉक्टर अनुपति तिवारी जी। धन्यवाद नम्रता जी। आज के इस पावन तिथि पर आयोजित अनंत अनादि नामक त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशनोद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के परम आदरणीय परम पूज्य राम बहादुर राय गुरु जी, जिनका विद्यार्थियों के प्रति सदैव ही इस प्रकार का अनुराग मिलता रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है जब विद्यार्थियों को उठाने की उन्होंने अपना समय दिया हो, अपना इस तरह का वक्तव्य दिया हो, इस तरह की बात की हो, सदैव ही रहे। कई घटनाओं का मैं साक्षी रहा हूं, मैं कई बार अपने जीवन में आपसे लाभान्वित होता रहा हूं। मुझे विश्वास थी, सुमित से मैंने कहा था कि सर का यदि आशीर्वाद है तो निश्चित ही तुम इस राह पे आगे बढ़ पाओगे। आपने सुमित को आशीर्वाद दिया, उसी बहाने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। इन सब चीजों को लेकर मैं बहुत ही भाव विवल हूं और आपको इस पत्रिका से जुड़ने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। पत्रिका के तरफ से, अपने तरफ से, सभी विद्यार्थियों के जुड़े हुए लोगों की तरफ से और इस पत्रिका से जितने लोग भविष्य में लाभान्वित हों उन सभी लोगों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, अपने आशीर्वचन को देने के लिए प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जिस तरह से काशी हिंदू जिस तरह से इस महान विश्वविद्यालय की ख्याति है, उस तरह की दृष्टि आपके अंदर दिखी और आप एक विद्यार्थी के इस कार्यक्रम उसके निवेदन को स्वीकार कर इससे जुड़े अपने बहुमूल्य सुझावों को दिया और उत्साह हम लोगों का बढ़ाया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पत्रिका के संपादक मंडल की तरफ से, अपने तरफ से, सभी लोगों की तरफ से। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हिमांशु राय सर, IIM इंदौर के जो निदेशक रहे, अपने ज्ञान संसार में राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के हेतु प्रतिबद्ध प्रबंध गुरु के रूप में जाने जाने वाले, आपने एक विस्तृत हम लोगों को ब्लूप्रिंट दिया, आगे बढ़ने का रास्ता दिया। 8 बिंदुओं के द्वारा आपने एक राह बताई कि इस तरह से हम लोग इस पत्रिका पे आगे बढ़ेंगे। इस महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए, आपके इस जीवन भर के अनुभव, इस लंबे वक्तव्य के लिए हम लोग बहुत ही आभारी हैं आपके, और आपके बताए हुए जो निर्देश हैं उस पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सुमित को आशीर्वाद देने के लिए, खासकर ये मेरा विद्यार्थी है, हम लोग हिंदू अध्ययन में जो प्रयास किए थे पढ़ने पढ़ाने का, उसका पहले बैच का है। इस तरह के और भी विद्यार्थी हैं जो देश में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम हमने देखा कि 70 लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद। संपादक मंडल में जिन लोगों ने प्राथमिक सहमति दी है सुमित के साथ कि हम लोग इसको कार्य को करेंगे, तो मैं अपना अनुभव देंगे, उसमें पृथ्वी नाग सर हैं जो देश के बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने सहमति दी है, वो इससे जुड़ेंगे, लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर रविंद्रनाथ सर हैं जो DSC अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र BHU के आप प्रोफेसर हैं, आप इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपको इस अवसर पर मैं आपको धन्यवाद, आभार ज्ञापन करता हूं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय जो भारत अध्ययन केंद्र के कला और दर्शन के अध्येता हैं और वही कुमार स्वामी की परंपरा को निश्चित ही वो आगे बढ़ा रहे हैं, इस पत्रिका से जुड़े हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं इस अवसर पर। प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्र जी जो पत्रकारिता विभाग इंदिरा गांधी जनजातीय जनसंचार विश्वविद्यालय अमरकंटक के हैं, आप इस पत्रिका से जुड़े और सहयोग की बात की है, आपको मैं इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं। अब भारत अध्ययन केंद्र के यशस्वी समन्वयक प्रोफेसर सरदेंदु तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आप लगातार हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं और इसमें इस विधा में आगे क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक, आप जुड़े इस कार्यक्रम में आए, आपको इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिग्निटी जुड़े हुए हैं और आप सभी का एक दिनचर्या होना चाहिए, मैं बहुत बातें नहीं कहूंगा, अपनी बात यहीं विराम करता हूं। और अंत में इस पत्रिका के संपादक और हम लोगों का अभिमन्यु सुमित राय को
मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि तुम्हारे मन में इस प्रकार का संकल्प आया। मुझे याद है कि यह संकल्प मालवीय भवन में बैठकर, मालवीय भवन के लाइब्रेरी में बैठकर ये हमसे डिस्कस कर रहा था कि सर मैं एक ऐसी बात सोचता हूं और मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूं। आज मैं अपने आंखों से देख सकता हूं कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े विद्वान सर, आपका आशीर्वाद तुम्हें मिला, यह निश्चित ही तुम्हारे पूर्व जन्मों का पुण्य होगा कि इस तरह की बातें हो रही हैं। इसलिए मैं उस परम पिता को अब धन्यवाद देता हूं कि यह एक घटना हुई है आज 14 तारीख को, कि इस प्रकार के संकल्प जिसमें युवा से लेकर और वयोवृद्ध विभूतियों तक जुड़े हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम करता हूं और अपना नमस्कार निवेदित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अनुभव और नवचेतना के साथ, विश्वास, उत्साह और संकल्प के साथ यह पत्रिका अपनी नई यात्रा शुरू कर रही है और आज आप सभी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, प्रेरणा और संबल का एक सुंदर समय हमने देखा और अब हम समारोह का विधिवत समापन शांति पाठ के साथ करेंगे। हम सूरज जी से सविनय अनुरोध करते हैं। सूरज दुबे जी शांति पाठ हेतु। सूरज जी संभवतः भी नहीं जुड़े हैं। हम सब शांति पाठ ऑन कर लीजिए सूरज जी। तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। पुनर्अभिवादन आप सबका, मेरा नमन। बाबूजी को प्रणाम और प्रोफेसर हिमांशु राय जी आपको भी सादर प्रणाम। आप हमसे प्रणाम।